इधर वीर प्रताप का मन किसी अनकहे डर से घिरा हुआ था, जैसे दिल बार बार इशारा कर रहा हो कि कोई अपना बहुत बड़ी तकलीफ में है। पर स्थिति ऐसी थी कि वह चाह कर भी वहां से उठ नहीं सकता था। सभा में बैठा गांव वालों की शिकायतें सुन रहा था और हर व्यक्ति उसके प्रति सम्मान से झुक रहा था, जिसे देखकर वीर के मन में अजीब सी जिम्मेदारी भर उठी। चेहरा फिर भी सख्त, बिल्कुल उसी तरह जैसे उसने वर्षों से अपने पिता के खिलाफ पहन रखा था। आप सब निश्चिंत रहें, वीर ने धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में कहा। वो जमीन आप लोगों को वापस मिलकर ही रहेगी। फैक्ट्री बन जाएगी तो खेती बर्बाद हो जाएगी। पानी तो है ही कम, फसल बर्बाद होगी और हम ऐसा होने नहीं देंगे। उसकी आवाज सुनते ही पंचायत के सभी लोग सहमति में सिर हिलाने लगे। सभा समाप्त होने के बाद राजवर्धन प्रताप, उसके बाबा साहब, उसे अपने पुराने घर में ले आए। वही घर जो उन्होंने मीरा की दादी को मुंह दिखाई में दिया था। वीर को यह बात आज पहली बार पता चली थी। उसके चेहरे की हैरानी देखकर राजवर्धन मुस्कुरा पड़े। हाँ बेटा, हमारी और तुम्हारी दादी की शादी हमारी मर्जी पूछे बिना ही तय कर दी गई थी। उस समय ऐसा ही होता था। राजवर्धन की आवाज में पुरानी यादों का कंपन था, पर जब उन्हें पहली बार देखा तो दिल उसी पल हार गया था हमारा। वीर हल्की हंसी के साथ उनके गले लग गया। वाह बाबा साह, अगर पता होता कि आपकी प्रेम कहानी इतनी इंटरेस्टिंग है तो अब तक इस पर किताब लिख चुका होता मैं। राजवर्धन ने उसकी शरारत पर सिर हिलाया। हमारी कहानी छोड़ो, तुम्हारी जिंदगी में क्या चल रहा है वह हमसे छिपता नहीं है। हम बूढ़े सही पर अंधे नहीं हैं। वीर तुरंत नजरें चुरा गया। कुछ देर बाद राजवर्धन ने वही सवाल पूछा जिससे वीर हमेशा बचता था। अपने पिता को कभी माफ करोगे? वीर का चेहरा तुरंत सख्त हो गया। बाबा साहब, उनका नाम मत लीजिए, अभी नहीं, आज नहीं, मेरे मुंह से कुछ गलत निकल जाएगा। राजवर्धन ने समझते हुए सिर हिलाया। ठीक है हुकुम साहब, अब आराम कर लो, हम जरा बाहर तक लौटते हैं। उनके जाते ही वीर बेचैन हो गया। मीरा का चेहरा दिमाग में बार बार चमक रहा था, पर उसके पास उसका नंबर भी नहीं था। अचानक उसे एक उपाय सूझा। उसने तुरंत मां सा राजेश्वरी को फोन लगाया। प्रणाम मां सा, कैसी हैं आप? राजेश्वरी मुस्कुराते हुए बोली, हम ठीक हैं बेटा, तुम बताओ वहां का काम कैसा चल रहा है? राजेश्वरी बात करते हुए हॉल में पहुंची और तभी उनकी नजर मीरा और आरव पर पड़ी। मीरा का चेहरा बदला हुआ था, राजेश्वरी का भी। फोन पर वीर को बस इतना सुनाई दिया, मीरा क्या हुआ बेटा? और अगले ही पल मीरा उनके गले लगकर फूट पड़ी। वीर का दिल एकदम से थम गया। मीरा की टूटी हुई आवाज उसके फोन के स्पीकर में घुल रही थी। हर सिसकी जैसे उसकी छाती पर चोट कर रही थी। वह बिना एक सेकंड गंवाए सीधे कार की ओर भागा और तेजी से हवेली की तरफ निकल पड़ा। राजेश्वरी ने मीरा को संभाला, उसे कमरे में ले जाकर सुला दिया। वह थककर एक बच्चे की तरह सिकुड़कर सो गई। चेहरा लाल, आंखें सूजी हुई। राजेश्वरी देर तक उसके सिर पर हाथ फेरती रही। उन्हें आज पहली बार महसूस हुआ एक लड़की का मायका भी कितना जरूरी होता है, और वही जगह मीरा के लिए दर्द का कारण बन गई थी। रात के खाने के समय घर में राजेश्वरी ने आरव को मीरा की हालत का जिक्र करने से मना किया था। काशी चुपचाप खाना खाकर उठने लगी तो सोमेंद्र प्रताप ने आवाज दी, काशी। काशी पलटी, पर आंखों में गुस्सा भरा हुआ था। हमने रुकने को कहा था, मेरा मन नहीं है और बहस करने का। काशी झटके से बोली, आप बस हमारी जिंदगी में दखल देते हैं। भाई सही कहते थे, आपको हमसे नहीं सिर्फ पैसे से प्यार है। राजेश्वरी तुरंत बोली, काशी यह क्या बोल रही हो तुम? सोमेंद्र में आंसू गिरा जिसे वह किसी तरह छुपा गए। काशी ने और बोलना चाहा, पर विराज ने शांत होकर समझाया, बेटा गुस्से में ली बात दिल से नहीं लगाते। गुस्सा ये गुस्सा नहीं है चाचा जी, ये दर्द है बचपन से लेकर आज तक। हम दोनों को घर से दूर रखा गया और अब भी कुछ दिन रहना भी इन्हें मंजूर नहीं। सोमेंद्र प्रताप के लिए यह सब शब्द किसी छुरे की तरह थे। वह उठकर सीधा अपने कमरे में चले गए। सविता अंदर ही अंदर इस तमाशे का हर पल एंजॉय कर रही थी। कुछ देर बाद अचानक भारी कदमों की आवाज आई। वीर प्रताप लौट आया था, बुरी तरह भागते हुए।
सांस रुकी हुई, चेहरा तनाव से भरा, वह सीधे अपने कमरे में घुसा और सामने मीरा सिमटी हुई गहरी नींद में सो रही थी। वीर के कदम वहीं रुक गए। वह चुपचाप उसके पास बैठ गया। मीरा ने करवट ली और सोते सोते ही वीर की गोद में सिर रख दिया। उसके चेहरे पर ऐसा सुकून था जैसे उसका दर्द उसी पल आधा हो गया हो। वीर के होंठों पर धीरे से मुस्कान फैल गई। उसने उसके बिखरे बाल प्यार से कान के पीछे किए, फिर एक रबड़ से उसके सिल्की बाल बांधने लगा। तभी मीरा ने करवट बदली और वीर उसके साथ ही पलट गया। अब वीर सीधे उसके ऊपर था। मीरा तो नींद में थी, कुछ समझ नहीं रही थी, लेकिन वीर का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मीरा की गर्म सांसें उसके होंठों को छू रही थीं, उसका मासूम चेहरा, लाल होंठ, नींद से भरी पलकें। वीर उसे बस देखता ही रहा, पूरी तरह खो चुका था। और तभी अचानक पूरे कमरे की लाइट चली गई। वीर अपने ख्यालों से झटके से बाहर आया। जैसे ही कमरे की रोशनी अचानक गई, मीरा की आंखें झटके से खुल गईं। चारों तरफ अंधेरा। एक पल को उसे लगा जैसे उसका दम घुटने लगा हो। घबराहट में उसने हवा को हाथों से टटोला और तभी एहसास हुआ कोई उसके बिल्कुल ऊपर है। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। गले से आवाज मुश्किल से निकली, आप कौन हो? वीर ने उसकी घबराहट महसूस की और उसी पल उसके अंदर की शरारत जाग उठी। आवाज को थोड़ा भारी बनाते हुए बोला, इतनी जल्दी भूल गई? मैं भूत हूं। क्या? मीरा ने डर से आंखें पूरी खोल दी और घबराहट में उसकी आवाज कांप गई। लेकिन अगले ही पल वह मासूमियत से बड़बड़ाई, झूठ बोल रहे हो आप, भूत थोड़े होते हैं, मां साहब कहती हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। उसकी बात सुनकर वीर का दिल भर आया। कितनी भोली है ये लड़की, और मैंने इसे कितने दिन तक तकलीफ में रखा। पर अभी वह अपनी छोटी सी मस्ती रोकना नहीं चाहता था, इसलिए और गहरी आवाज में बोला, अच्छा, तुम्हें कैसे पता कि मैं भूत नहीं, कोई और ही हूं? सबूत है तुम्हारे पास? मीरा ने अंधेरे में डरते हुए कहा, हमें नहीं पता भूत कैसे होते हैं, पर वो हमें छू नहीं सकते। हमने अंबे मां का लॉकेट पहना है। वीर को हंसी रोके नहीं रुक रही थी। सच में ये लड़की दिल से बिल्कुल बच्ची है। आप कौन हो जी? मीरा ने पलकें झपकाते हुए धीरे से पूछा। वह देख नहीं पा रही थी, लेकिन वीर की मौजूदगी उसके पूरे शरीर में झंझनाहट पैदा कर रही थी। वीर ने उसके चेहरे की मासूमियत महसूस की और खुद पर काबू खो बैठा। उसने मीरा की पतली सी कमर थामी और हल्के रख दिए। मीरा की सांस अटक गई। उसने जोर से आंखें बंद कर लीं। उसके दिल की धड़कन यूं लग रही थी जैसे सीने से बाहर आ जाएगी। वीर के हाथ उसकी कमर से ऊपर की ओर बढ़ने लगे, लेकिन तभी मीरा ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया। वीर जैसे होश में आया, वह तुरंत उसके ऊपर से हटने लगा, पर जैसे ही उठने लगा, मीरा ने उसका हाथ फिर पकड़ लिया। अंधेरा था, फिर भी दोनों एक दूसरे को महसूस कर रहे थे, एक दूसरे की सांसों में धड़कने सुन रहे थे। आप वापस क्यों आए? मीरा की धीमी टूटी आवाज वीर के लिए एक तीर से भी ज्यादा गहरी थी। वह चुप रह गया। वह कैसे बताता? वह सिर्फ इसीलिए भागा आया क्योंकि उसे मीरा की रोती आवाज सीने में चुभ गई थी, क्योंकि उसके आंसू उसे बेचैन कर देते थे, क्योंकि वह अब उस दर्द को सह नहीं पा रहा था। कुछ देर बाद उसने बस इतना कहा, सो जाओ, रात बहुत हो गई है और डरना मत, मैं यही हूं। वह धीरे से उसका हाथ छोड़ा और उठने लगा। मीरा ने कुछ नहीं कहा, पर उसके चेहरे पर हल्की सी लाली फैल गई, जैसे किसी ने रात के अंधेरे में गुलाबी रंग घोल दिया हो। वीर कमरे से बाहर निकला। खुले आसमान की हवा उसके चेहरे पर पड़ रही थी और तभी उसे याद आया, पहली रात मीरा को यही ठंडी हवाएं सहनी पड़ी थीं, जब वह उसे बाहर सोने पर मजबूर करे बैठा था। उसके चेहरे पर पछतावे की गहरी लकीर उभर आई। कुछ समय बाद वह वापस कमरे में आया। मीरा नींद में भी बेचैन लग रही थी। दिन की सारी बातें वह नींद में बड़बड़ा रही थी। वीर तुरंत उसके पास बैठ गया, नरम आवाज में बोला, शांत हो जाओ मीरा, देखो मैं हूं यहां। उसने उसके बालों को सहलाया। धीरे धीरे मीरा शांत हो गई, सांसें सामान्य, चेहरा थोड़ा रिलैक्स्ड। वीर वहीं लेट गया, पर उसकी नजरें लगातार मीरा पर ही टिकी रहीं। धीरे धीरे वह थोड़ा और करीब खिसक आया।
इतना कि उसके कंधे मीरा की सांसों को महसूस करने लगे। और रात के अंधेरे में बस एक ही बात वीर के दिल में धड़क रही थी, तुम आए तो मेरे इश्क में अब बरकत होने लगी है। चुपचाप रहता था दिल मेरा, अब हरकत होने लगी है। भाग 12। राजेश्वरी जी जैसे ही अपने कमरे में दाखिल हुई, सामने का दृश्य देखकर उनके कदम जमीन में जैसे ढंस गए। सोमेंद्र प्रताप बिस्तर पर बैठे तेज तेज सांसें ले रहे थे। उनकी छाती उठ गिर रही थी और उनका चेहरा सफेद पड़ चुका था। हे ठाकुर साहब! राजेश्वरी घबराकर पंप ढूंढने लगी। कांपते हाथों से ड्रॉर खोला और इनहेलर निकालकर उनके मुंह पर लगाया। जल्दी सांस लीजिए, जल्दी। सोमेंद्र प्रताप ने गहरी सांस खींची, फिर दूसरी, तीसरी। कुछ पलों बाद उनके शरीर में थोड़ी ढील आई। राजेश्वरी की आंखें भर आईं। वो उनकी बांह पकड़कर डांटती हुई बोली, कितनी बार कहा है आपसे, वीर प्रताप और काशी की बातों को दिल पर मत लिया कीजिए। बच्चे हैं, गुस्सा करते हैं, पर आप हैं कि एक एक बात दिल में बिठा लेते हैं। देखिए कैसी हालत कर ली अपनी। सोमेंद्र प्रताप ने ठकी आवाज में कहा, राजेश्वरी हमें थोड़ा अकेला रहने दो, जाइए आराम करिए। पर ठाकुर साहब, कहा ना हमें अकेले रहने दीजिए। उनकी आवाज में अजीब सा टूटापन था। राजेश्वरी के दिल पर जैसे किसी ने पत्थर मार दिया हो। वो धीमे से बोली, आखिर कब तक छुपाएंगे? आखिर कब तक? सच को कब तक दबा कर रखेंगे ठाकुर साहब? बच्चों को सच तो एक दिन पता चलेगा ही। सोमेंद्र प्रताप चुप रहे, चेहरा दीवार की ओर मोड़ लिया। राजेश्वरी ने भारी मन से चुपचाप जाकर उनके बगल में लेट गई। अंधेरे में दोनों की सांसें ही एक दूसरे को जवाब दे रही थीं। सुबह वीर प्रताप और मीरा का कमरा। खिड़की से गुजरती सूरज की मुलायम रोशनी मीरा के चेहरे पर पड़ी। उसने नींद में आंखें खोली, बगल में हाथ रखा, खाली। वो धीरे से उठी, बाथरूम की ओर जाते हुए मन ही मन सोच रही थी, क्या वो रात को आए थे? अचानक उसका हाथ अपने गले पर चला गया। वहां वीर की डांटों की हल्की छाप थी। उसका चेहरा एक ही पल में सुर्ख लाल हो गया और अगले ही पल आंखें भर आईं। कल रात की यादें वापस तैर आईं। उसने आंसू पोंछे और बाथरूम में चली गई। कुछ देर बाद बाहर आई तो नजर मेज पर पड़े एक मुड़े हुए कागज पर पड़ी। हवा से उड़ रहा था। उसने उठाकर पढ़ा, सुबह उठकर मुझे मिस कर रही थी ना? पक्का कर रही होंगी। मीरा की आंखें फैल गईं। इनको कैसे पता? आगे लिखा था, ज्यादा मत सोचो, अंधेरा था तो बस हो गया। मीरा ने मुंह फुलाकर कहा, झूठे कहीं के। लेकिन अगली लाइन पढ़ते ही उसके चेहरे पर मुस्कान खिली। अगले हफ्ते आ जाऊंगा, मिस मत करना, वरना मुझे हिचकियां आई ना, सबसे पहले तुम्हें ही सजा मिलेगी। मीरा ने कागज को हौले से सीने पर रखा, फिर अपनी गुप्त डायरी में छिपा दिया। किचन में विधान आया और मीरा के पल्लू को खींचते हुए बोला, भाभी साहब सुनिए। मीरा हंसते हुए मुड़ी, कहो छोटे देवर जी, आप मेरी थोड़ी मदद कर देंगी? हमने कभी मना किया है? विधान ने मासूम सा चेहरा बनाकर कहा, इस बार भी कर दो ना प्लीज। मीरा हंस दी, ठीक है, आधे घंटे में आती हूं, सामान निकाल कर रखना। विधान खुशी से उछलकर चला गया। उधर महल के बाहर पूरा महल फूलों और लाइटों से सजा हुआ था, जैसे किसी खास मेहमान का इंतजार हो। एक काली लग्जरी कार आकर रुकी। सब नौकर लाइन में खड़े हो गए। दरवाजा खुला। वहां से उतरी तेजस्वनी दरबार। स्लिम फिट, वन पीस, ऊंचे गॉगल, तीखा नाक नक्श, असाधारण खूबसूरती और उससे भी गहरा कोई राज जिसे सिर्फ राघव दरबार और दिया जानते थे। तेजस्वनी। राघव दरबार ने मुस्कुराते हुए कहा। तेजस्वनी ने एक सेकंड उन्हें देखा, फिर तेजी से अपनी मां दिया की ओर बढ़ी। दिया उसे देखते ही रो पड़ी और गले लगा लिया। कैसी हो बेटा? तेजस्वनी की आंखें नम हुईं, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। अंदर चले? राघव दरबार ने तुरंत कदम बढ़ाए। चलो बेटा, हम तो तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। तेजस्वनी ने फूल डालने आए नौकरों को हाथ के इशारे से रोक दिया। वह बिना किसी दिखावे के भीतर चली गई। अंदर जाते ही बोली, हम फ्रेश होकर आते हैं। मां, आप खाना लगवा दीजिए। दिया खुशी के मारे खुद ही रसोई में जुट गई, पर राघव दरबार की आंखों में वही क्रूरता थी। इतना खुश होने की जरूरत नहीं। भूल मत,
वो हमारी सगी औलाद नहीं है। दिया का चेहरा एक पल में उतर गया, पर वो चुप रही क्योंकि वो उनके गुस्से से वाकिफ थी। वापस महल में मीरा और विधान का दृश्य। मीरा विधान के लिए जूस लेकर उसके कमरे में पहुंची और पेंटिंग में उसकी मदद करने लगी। लगभग 1 घंटे बाद लो हो गया। मीरा ने पेंटिंग उसकी ओर की। विधान की आंखें चमक उठी। वाह भाभी, ये तो कमाल है। मीरा मुस्कुराई और अपने कमरे की ओर चली। कपड़ों और चेहरे पर रंग लगे थे, लेकिन तभी उसने देखा आरव परेशान सा किसी से पूछ रहा था, वीर प्रताप भाई कैसे हैं? ज्यादा चोट तो नहीं लगी? मीरा के कदम रुक गए। दिल धक से गिर गया। वह जितनी तेज सांस ले सकती थी उतनी तेज लेने लगी। वह आरव के पास भागी। उन्हें क्या हुआ? आरव ने धीरे से बताया। सुबह ब्रेक फेल हो गया था, हाथ पैर में खरोंचे आई हैं, पर अब वो ठीक है। मीरा की आंखों में आंसू भर आए। उसके मन में कल की रात लौट आई। वीर के होंठ, उनकी उंगलियां, उनका साठ, और अब चोट। वह कांप सी गई। उसी समय अवनी अंदर आई। भाई, हमें अभी उनसे मिलना है, हमें जाना होगा। आरव बोला, वीर भाई ने मना किया है किसी को बताने से। पर अवनी ने क्या सुना? उसने फोन छीनकर वीर को वीडियो कॉल लगा दी। मीरा पीछे खड़ी, हाथ मसलते हुए, सांस थामे खड़ी थी। वीर ने कॉल उठाई। हल्की चोटें दिख रही थी, पर मुस्कान वही थी। अरे जीव, पहले मेरी बात सुनो। पर अवनी लगातार बोलती जा रही थी। वीर झुंझला गए। अवनी चुप, 1 सेकंड सामने वाले को भी बोलने दिया करो। अवनी का चेहरा छोटा हो गया। मीरा चुपचाप खड़ी थी। दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे अब भी बाहर छलांग लगा देगा। वीर ने कहा, मैं ठीक हूं, मासा को मत बताना, वो परेशान हो जाएंगी। मीरा की सांसें धीरे धीरे सामान्य हुई। अवनी ने फोन मीरा को पकड़ा दिया। लीजिए, अपनी जान से बात कर लीजिए। मीरा सकबका गई, हाथ कांप रहे थे। वीर ने उसे देखा, झुकी पलकें, कांपते होंठ, उसकी सांस अटक गई। तुम ठीक हो? वीर ने पूछा। मीरा ने हल्की आवाज में कहा, आपको ज्यादा चोट लगी है और आप बोल रहे थे कि कुछ नहीं हुआ। वीर उसके लाड़ भरे स्वर में खो गया। गाल पर हाथ रखते हुए मुस्कुराया। तुम चिंता मत किया करो, मुझे कुछ नहीं होगा। मीरा कुछ बोल पाती उससे पहले आवाज आई, मीरा! वह हड़बड़ाकर बोल उठी, हम बाद में बात करते हैं, और फोन रखकर नीचे भाग गई। भाग 13। वीर प्रताप ने फोन को 2-3 बार देखा, फिर होठों पर एक धीमी सी मुस्कान फैल गई और उसके दाएं गाल का छोटा सा डिंपल उभर आया, जिस डिंपल पर आधी रियासत की लड़कियां दीवानी थीं। कुछ देर उसे देखते रहने के बाद वह उठकर बाबा साहब सोमेंद्र प्रताप के साथ जमीन का मुआयना करने निकल गया। नीचे हॉल में आते ही अवनी ने तुरंत शरारत से पूछा, भाभी साहब, बात हो गई हमारे भाई से? मीरा ने सिर झुका दिया, चेहरा हल्का लाल। कोई भी देख ले तो समझ जाए वो कैसी शर्मीली मुस्कान छिपा रही है। राजेश्वरी जी ने यह देखा तो मुस्कान रोक नहीं पाई। वह अवनी के गालों को पकड़कर बोली, आजकल कुछ ज्यादा ही सताती हो अपनी भाभी साहब को। अवनी ने हंसते हुए उनकी गर्दन में बाहें डाल दी। बड़ी मां, हमें अच्छा लगता है, हक है हमारा। राजेश्वरी जी ने प्यार से उसके गाल थपथपाए। हम पूरा हक है तुम्हारा, जितना मन करे छेड़ा करो। थैंक यू बड़ी मां, आई लव यू, कहकर अवनी उनके गाल पर एक किस चढ़कर भाग गई। वह जैसे ही मुड़ी, टप, अवनी सीधे संध्या से टकरा गई। संध्या जी संभल न सकी और नीचे गिर गई। अचानक जोर की हंसी सुनाई दी। सबकी नजर उधर गई तो विहान अपना बादाम दूध लिए हंसता मिला। ये देख संध्या क्रोध से भर उठी। प्रीति, इसे संभालो, आजकल बहुत सिर चढ़ गया है। प्रीति भागी भागी आई। उसने विहान को कड़ी नजर से देखा और बेचारा चुपचाप अपने कमरे की ओर निकल गया। अवनी झटपट बोली, सॉरी मां, जान बूझकर नहीं हुआ, आप विहान पर नाराज मत हो, बच्चा है। लेकिन संध्या ने उसका हाथ झटक दिया और कमर पकड़कर अपने कमरे की ओर बढ़ गई। मीरा आगे बढ़ना चाहती थी, बट राजेश्वरी जी ने हल्के इशारे से रोक लिया, क्योंकि जो अवनी की मदद नहीं लेती वो मीरा की क्या लेगी। अवनी का चेहरा उतर गया और वह भी चुपचाप अपने कमरे की ओर चल दी। राजेश्वरी जी ने उसे रोककर गले लगाते हुए कहा,
बड़ों की बातों का बुरा नहीं मानते बेटी। अवनी की आंखें भर आईं। और मां, आप उतना प्यार क्यों नहीं करती जितना बड़ी मां करती है? राजेश्वरी जी के पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने बस उसे सीने से लगाया और धीरे धीरे शांत किया। मीरा यह सब देख रही थी। वह जानती थी अगर किसी से हमारा प्यार स्वीकार न हो तो दिल कितना दर्द सहता है। राजेश्वरी जी ने माहौल बदलने के लिए पूछा, अच्छा मेरी बेटी क्या खाएगी आज? ये गाजर का हलवा या मलाई कोफ्ते? अवनी सुलगते हुए बोली, हमें दोनों पसंद है और दोनों ही चाहिए। राजेश्वरी जी हंसते हुए उसे बैठाया और फिर मीरा के साथ रसोई में चली गई। मीरा और राजेश्वरी जी बातें करते हुए खाना बना रही थी। सारी रसोई खुशबुओं और हंसी से भरी हुई थी। तभी काशी किचन में दाखिल हुई। मीरा को हंसते हुए देखकर उसके अंदर फिर वही जलन उठी। आजकल उसे लगता था जैसे उसके घर में सब बस मीरा मीरा हो गए हैं। राजेश्वरी जी ने उसे देखकर कहा, बेटा कुछ चाहिए था? किसी को बोल देती, ले आटा। काशी ठंडी आवाज में बोली, मैं अपने ही घर में आने जाने से पहले पूछूं? ओह हाँ, ये तो महारानी जी का घर है, हम तो बस मेहमान हैं यहां। मीरा का चेहरा उतर गया, पर उसने किसी के सामने अपनी उदासी नहीं दिखाई। राजेश्वरी जी थोड़ा कठोर स्वर में बोली, काशी ये क्या तरीका है? भाभी है तुम्हारी? काशी भड़क उठी, जबरदस्ती रिश्ते मत थोपिए मासा, ये तो बस यहां की नौकरानी है। और अगले ही पल थप्पड़ की तेज आवाज पूरे किचन में गूंज गई। काशी हक्की बक्की रह गई, गाल पर हाथ, आंखों में आंसू और क्रोध, सब कुछ एक साथ। मीरा भी दंग रह गई। राजेश्वरी जी ने पहली बार हाथ उठाया था। मीरा भागकर बोली, दीदी आप ठीक है? काशी ने उंगली उठाकर कहा, आज तुम्हारी वजह से ये हुआ, मैं तुम्हें यहां कभी चैन से नहीं रहने दूंगी। और रोते हुए अपने कमरे की ओर भाग गई। सोमेंद्र प्रताप दूर से यह देख रहे थे। उनकी आंखों में चिंता उतर आई और वे धीरे धीरे किचन की ओर चले। उधर वीर प्रताप जमीन देखकर लौट चुका था। वह इस मामले को जल्द निपटाना चाहता था ताकि गांव के लिए काम शुरू कर सके। वह फाइल लेकर सोच में डूबा था। तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज हुई। जैसे ही दरवाजा खोला, 4-5 गांव की लड़कियां सामने, सभी बेहिसाब शर्मा रही थी। वीर ने भौहें उठाते हुए पूछा, क्या काम है? एक लड़की लजाते हुए बोली, हुकुम सा, हमने आपको कभी पास से नहीं देखा था, तो बस देखने आ गए। आप तो घने चौके लागो सा। वीर हैरानी से देखता रह गया। दूसरी लड़की बोली, हुकुम सा, आप तो एकदम, वो अंग्रेजी में क्या बोलते, हाँ स्मार्ट, एकदम हीरो जैसे। तीसरी शरारत से बोली, हम तो आप पर दिल हार गए हुकुम सा, आपको भी हम पसंद से लगे ना। चौथी ने उसे घूर कर कहा, अरे चुप, हुकुम सा तो मने पसंद करते। वीर प्रताप ने माथा पकड़ लिया। ओरे ठहर जा जरा, आई बड़ी। पहली लड़की ने कमर पर हाथ रखकर बाकी 2 लड़कियों को आंखें दिखाई। हुकुम सा, तुम दोनों को पसंद क्यों करेंगे? बाकियां भी तुरंत पलटकर उसकी बात का जवाब देने लगी। चारों आपस में ही उलझ गईं। वीर प्रताप ने माथा पकड़ लिया और जोर से कहा, शट अप यू ऑल। एक पल में सब चुप, पर नजरें अब भी एक दूसरे को चीरे डाल रही थीं। वह गहरी सांस लेकर बोला, यह पसंद नापसंद का तमाशा क्या लगा रखा है, शायद आपको मालूम नहीं, मेरी शादी हो चुकी है। यह सुनते ही सबके चेहरे ऐसे लटक गए जैसे किसी ने उनके सपनों का ककड़ा तोड़ दिया हो। किसी ने सोचा भी नहीं था कि नए हुकुम सा पहले से शादीशुदा निकलेंगे। वे सब बूझी बूझी सी होकर जाने लगी। वीर प्रताप हंसी रोकते हुए बोला, ओए रुको। सब पलटकर देखने लगी, आंखों में उम्मीद। वह शरारत से मुस्कुराते हुए बोला, घबराओ मत, तुम्हें तुम्हारे मनपसंद साथी मिल ही जाएंगे। न मिले तो मेरा एक भाई कुंवारा है, उस पर किस्मत आजमा लेना, क्या पता तुम सब में से किसी का नंबर लग जाए। यह सुनकर सब खिलखिलाती हुई खम्मा कर गईं और निकल पड़ी। वीर प्रताप हंसता हुआ वापस आया और अपनी फाइल पर बैठ गया। उसी वक्त उसके फोन पर कॉल आया। पहले तो वह मुस्कुराते हुए बात करने लगा, लेकिन कुछ ही सेकंड में उसके चेहरे का रंग बदलने लगा। भौहें सिकुड़ गईं, आवाज भारी हो गई। फोन कटते ही दूसरा मैसेज आया, किसी अनजान नंबर से। वीर ने उसे देखा भी नहीं। उसका मूड पहले ही खराब था, इसीलिए उसने स्क्रीन साइड में रख दी और काम में जुट गया। उधर महल में
राजेश्वरी ने सोमेंद्र प्रताप को किचन की पूरी बात बताई। सोमेंद्र को भी काशी पर गुस्सा आया, पर वे कुछ भी बोलकर हालात और बिगाड़ना नहीं चाहते थे। उन्होंने मीरा को कहा कि वह खाना लेकर अवनी के पास चली जाए और खुद वे काशी के कमरे की ओर बढ़ी। तभी संध्या उनके कमरे से निकलते हुए दिखी। राजेश्वरी को देखते ही वह थोड़ा हड़बड़ा गई, फिर पल्लू ठीक करते हुए बोली, दीदी काशी दुखी थी तो देखने चली गई। बस ऐसे ही? राजेश्वरी ने भौहें उठाकर पूछा। हम, लेकिन इतना घबराने जैसा क्या है? संध्या ने नजर चुराते हुए कहा। जी, हल्की सी घबराहट हो रही थी। अभी अपने कमरे में जाकर लेटूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। चलती हूं दीदी। और जल्दी से निकल गई। लेकिन जाते जाते उनके होठों पर एक चालाक सी जीत वाली मुस्कान छुपी नहीं। राजेश्वरी ने ज्यादा गौर नहीं किया। घर में पहले ही बहुत तनाव था। वह काशी के कमरे में चली गई। उसी वक्त तेजस्विनी के कमरे में तेजस्विनी अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर किसी की तस्वीर गहराई से देख रही थी। मां कमरे में आई तो उसने झट से स्क्रीन बंद कर दी। दिया चुपचाप खाना लेकर आई थी। वे उसके पास बैठी और रोटी का निवाला तोड़कर उसके होठों के पास रखा। तेजस्विनी एक पल उन्हें देखती रही, फिर धीरे धीरे खाने लगी। दिया की आंखों से आंसू उतरने लगे। कितने साल बाद बेटी उनके हाथ से खा रही थी। तेजस्विनी ने कभी उन्हें दुख नहीं दिया और दिया भी उसके सारे अनकहे डर उसकी चुप्पियां समझती थी। खाना खिलाकर वह प्लेट उठाकर बाहर चली गई। दूसरी ओर राघव दरबार को पता चल चुका था कि वीर प्रताप किसानों की जमीन वापस दिलाने पर काम कर रहा है और सारा गांव उसका साथ दे रहा है। यह उसके लिए खतरे की घंटी थी। वह अपनी कार में बैठकर माथे पर शिकन लिए बोला, ओह, अब इस लड़के को रोकना ही पड़ेगा। जमीन वापस नहीं जाने दूंगा किसी भी कीमत पर। और कार तेजी से महल से बाहर निकल गई।